हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो जैसा आप जानते हो कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। जो लोग नए हैं वो प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लोज टेस्ट है, एक बार आप देख लो किसके बारे में है ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन भी देखने हैं तो देख सकते हो, पहले खुद अटेम्प्ट करना है तो चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इन मई दिस ईयर, कह रहे हैं इस साल मई में, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज्ड इंडियाज ड्राफ्ट क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने इंडिया का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। ड्राफ्ट यहाँ पे मतलब है कि एक इनिशियल डॉक्यूमेंट जो कि अभी फाइनल नहीं है। किसके ऊपर? क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। देखो, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज को कैटेगरी में बांटना, जैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ठीक है। तो यहाँ पे उन क्या कहते हैं उन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है कि जिनको जो क्लाइमेट के लिए फायदेमंद हो, मतलब क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाए। तो कह रहे हैं कि इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी के लिए, और उसमें पब्लिक की सलाह मांगी है कि आप इसमें और क्या चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए वो इनिशियल अभी डॉक्यूमेंट है, फाइनल नहीं है। जब लोगों की सलाह ले ली जाएगी तो उसमें फाइनल तरीके से उसमें एडजस्टमेंट करके फिर रिलीज किया जाएगा। एज अ फाउंडेशनल टूल द टैक्सोनॉमी एम्स टू। अब यहाँ पे फाउंडेशनल टूल का मतलब हो गया कि एक तरीके से जो ये टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी क्या मैंने बताया ना कि एक ऐसा सिस्टम जो कि क्लासिफाई करे, लोग चीज़ों को बांटे। तो कह रहा है कि एक तरीके से ये एक मूलभूत टूल है, एक मतलब बेस बना रहा है ये चीज़ को। इसका एम क्या है? एम्स टू डैश क्लाइमेट अलाइंड इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है कि इसका एम ये है कि क्लाइमेट अलाइंड इन्वेस्टमेंट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कि लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट लेके आए जो कि क्लाइमेट अलाइंड हो, क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाए, वो क्लाइमेट के लिए ठीक हो, मतलब उससे कोई भी नुकसान ना पहुंचे। प्रिवेंट ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का मतलब यहाँ पे है कि इन ऐसी चीज़ों को बचाना कि जैसे क्या होता है, कभी कभी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहती है नहीं हम क्लाइमेट का पूरा ध्यान रख रहे हैं, हमारे यहाँ सब कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, मगर पता जब जांच चलती है तो ऐसा कुछ नहीं निकलता है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। तो प्रिवेंट ग्रीन वॉशिंग को बचाना। एंड क्लैरिफाई फॉर इन्वेस्टर्स विच सेक्टर्स, टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू मिटिगेशन, एडेप्टेशन और ट्रांजिशन। और साथ ही साथ इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको क्लैरिफाई करना, उनको स्पष्ट रूप से बताना कि कौन सा सेक्टर, मतलब किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करें, कौन सी प्रैक्टिसेस करें जिससे इन्वायरमेंट में एक तरीके से मिटिगेशन हो, शांति आए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें कमी आए, एडेप्टेशन हो, हम इन्वायरमेंट के अनुसार ढल सकें, मतलब जो भी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो भी हम जिस सेक्टर में जो सेक्टर है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हो, और ट्रांजिशन कर सकें। ट्रांजिशन का मतलब मान लो कि कोई जो सेक्टर है कि बहुत हाई कार्बन इमिशन करता है, तो इस तरीके से चेंज लाएं कि वो लो कार्बन इमिशन करने लगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंटली द डॉक्यूमेंट कॉल्स इटसेल्फ अ लिविंग फ्रेमवर्क। कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप को एक तरीके से लिविंग फ्रेमवर्क है अपने आप में ही। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है कि समय के हिसाब से अगर हमें कोई अमेंडमेंट करना होता है या कोई चेंज लाना होता है तो हम लाते हैं, वैसे ही इस सिस्टम में ये जो टैक्सोनॉमी का सिस्टम है, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, ये भी एक लिविंग फ्रेमवर्क है, लिविंग सिस्टम है जिसमें हम समय के साथ चेंज ला सकते हैं। एडेप्टेबल है, एक तरीके से अपने आप को ढाल सकता है। एंड इंडियाज डैश, अब तो डैश है यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा क्या होगा, प्रायोरिटीज एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे मतलब ये निकल रहा है कि ये अपने आप को ढाल सकता है इंडिया की प्रायोरिटी के लिए, कि इंडिया की प्रायोरिटीज क्या हैं और वैश्विक जिम्मेदारियां क्या हैं, उस हिसाब से ये जो सिस्टम है अपने आप को ढाल सकता है। समझ में आई यहाँ तक बात? However, dash success as a governance tool will depend how it operationalizes this principle। कह रहा है कि ये जो सिस्टम है इसकी जो सफलता किसके ऊपर आधारित है, कि ये मतलब जमीनी स्तर में किस तरीके से ये इसका प्रिंसिपल काम करता है। क्योंकि सरकार ने ये तो सोच लिया कि हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे और साथ में वैसे ही इन्वेस्टमेंट कराएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा, चीज़ें थोड़ी सी सही हो जाएंगी, पॉल्यूशन कम होने लगेगा,
मगर क्या ऐसा जो हम लोग सोच रहे हैं ये तभी, मतलब ये जो टूल हमने जो सिस्टम बनाया ये तभी सही लगेगा जब इन चीज़ों को सही में ज़मीनी स्तर में वो ठीक करके दिखाएगा। समझ में आई यहाँ तक बात? तो चलो अब फिर क्वेश्चन करते हैं। एज अ फाउंडेशनल टूल द टैक्सोनॉमी एम्स टू डैश मोबिलाइजिंग। यहाँ पे मोबिलाइज का मतलब है अट्रैक्ट करना, कि जो क्लाइमेट अलाइन इन्वेस्टमेंट है उनको अपनी तरफ आकर्षित करना। टू लगा हुआ है, सबको पता चल गया होगा। टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। मोबिलाइजेज नहीं होगा, मोबिलाइज होगा, मोबिलाइज नहीं होगा, मोबिलाइजिंग नहीं होगा। ठीक है। Importantly, the document call itself a living framework. डॉक्यूमेंट अपने आप को एक तरीके से अपने आप में एक लिविंग फ्रेमवर्क है। एडेप्टेबल, किसके लिए एडेप्टेबल है? एडेप्टेबल टू, इन, ऑफ, एट। सबको पता है, समझ में आ रहा होगा कि एडेप्टेबल टू होगा। एडेप्टेबल इन कुछ नहीं होता, एडेप्टेबल ऑफ, एडेप्टेबल एट नहीं होता। क्या होता है? एडेप्टेबल टू। एडेप्टेबल टू इंडियाज प्रायोरिटीज एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। किस तरीके से अडेप्टेबल है? अनुकूल है इंडिया की जो खुद की प्रायोरिटीज हैं और वैश्विक जिम्मेदारियां हैं। कैसी प्रायोरिटीज? इवॉल्विंग। अब देखो ये लिखा हुआ है इंडियाज, ये लिखा हुआ है प्रायोरिटीज। ठीक है। कैसी प्रायोरिटीज? इवॉल्व, जो इवॉल्व हो चुकी हैं। इवॉल्व यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये नाउन है, यहाँ पे लाना है तो एडजेक्टिव लेके आओ। ठीक है। इवॉल्व भी नहीं होगा, ये वर्ब है। इवॉल्विंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसी प्रायोरिटीज? जो इवॉल्व हो रही हैं, जो चेंज हो रही हैं लगातार, तो यहाँ पे क्या होगा? इवॉल्विंग होगा। ठीक है। एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। हाउएवर, हालांकि डैश सक्सेस एज अ, किसकी सक्सेस? उस डॉक्यूमेंट की, उस फ्रेमवर्क की। किसकी सक्सेस होगी? एक तरीके से पॉजिटिवनेस आ रही है, तो क्या होगा यहाँ पर? देयर नहीं हो सकता, देयर तो प्लूरल के लिए होता है, हिज तो लोगों के लिए होता है, इट्स क्या होता है? इट इज होता है, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? इट्स होगा। इट्स सक्सेस, उसकी सक्सेस। ठीक है। और इट्स यहाँ पे क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है। डैश गवर्नेंस टूल विल डिपेंड ऑन हाउ इट ऑपरेशनलाइजेज दिस प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे क्या हम लोगों ने चूज किया था? इट्स सक्सेस एज अ, उसकी सक्सेस, उसकी एक तरीके से सफलता जो है वो गवर्नेंस टूल के तौर पर डिपेंड करती है कि वो जमीनी स्तर पे वो प्रिंसिपल जो है वो कैसे काम करेंगे। किस तौर पे? गवर्नेंस टूल के तौर पे। कैसे गवर्नेंस टूल? ये देखो, ये नाउन है, ये नाउन है, ये मेन नाउन है, ये मॉडिफायर है, एक तरीके से इसके एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये गवर्नेंस टूल, कैसे गवर्नेंस टूल? एप्रोक्रेफल, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए अब। ऑसिफाइड, स्टल्टिफाई, क्रेडिबल। एप्रोक्रिफल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जिसके जो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर संदिग्ध हो, डाउटफुल हो, है ना। ऑसिफाइड का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता, अनचेंजिंग या फिर रिजिड हो। स्टल्टिफाई का मतलब होता है कि किसी चीज को बेकार बना देना, यूजलेस बना देना। ठीक है। ये वर्ब होती है और ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। और क्रेडिबल सबको पता होगा, विश्वसनीय, है ना। कैसे गवर्नेंस टूल? क्रेडिबल, विश्वसनीय। इसकी मीनिंग क्या होगी कि जो इसकी जो सफलता है, जो सिस्टम की सफलता है, क्रेडिबल गवर्नेंस टूल मतलब विश्वसनीय गवर्नेंस टूल के तौर पे तभी होगी जब वो एक तरीके से इसके जो प्रिंसिपल हैं वो जमीनी स्तर पे काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिबल। ठीक है। अब इस 6 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? S1 और S6 जो है वो फिक्स हैं और ये जो PQRS दिए हमको सेट करने। A licensee who wants to surrender his license shall apply in Form X to the licensing officer। कह रहे हैं कि जो लाइसेंस धारक है, लाइसेंसी है, वो अगर अपना लाइसेंस वापस करना चाहता है तो उसको फॉर्म X जो है वो अप्लाई करना होगा लाइसेंसिंग ऑफिसर को। ठीक है। S6 देख लेते हैं। द लाइसेंसी हु हैज सरेंडर्ड हिज लाइसेंस shall be allowed to sell the antiques
डिक्लेयर टू अनदर लाइसेंसी और आ रिकॉग्नाइज्ड म्यूजियम इन इंडिया। अच्छा, तो ये लाइसेंसी जो लाइसेंस है वो म्यूजियम वाला लाइसेंस है। तो कह रहा है कि जो लाइसेंसी जिन्होंने अपना लाइसेंस एक तरीके से वापस कर दिया है, उनको अलाउड है कि उनके पास जो एंटीक्स हैं, एक तरीके से हिस्टोरिकल सामान है, वो दूसरे लाइसेंस को बेच सकते हैं या किसी भारत में किसी दूसरे म्यूजियम में बेच सकते हैं। अ लाइसेंस हु वांट टू, ये तो देख लिया। दिस शैल नॉट इंटाइटल द लाइसेंस टू एनी कंपनसेशन बाई वे ऑफ द लाइसेंसेस फीन इन एनी फॉर्म। कह रहा है कि ये जो है किसी भी तरीके का कंपनसेशन लाइसेंसी को, जो लाइसेंस धारक है उसको किसी तरीके का कंपनसेशन नहीं मिलेगा लाइसेंस फीस के ऊपर। इफ द लाइसेंसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड ही मे एक्सेप्ट द सरेंडर। अगर लाइसेंसिंग ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड हो गया तो वो जो क्या कहते हैं लाइसेंस को वापस ले लेगा। द लाइसेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्सेप्टेंस। कह रहा है कि लाइसेंस को रद्द मान लिया जाएगा जिस डेट में लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेगा लाइसेंसिंग ऑफिसर। द एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाई अ डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक इन फॉर्म 5। अच्छा, तो क्या होगा पहला सेंटेंस हमारा, देखो S1 तो फिक्स है कि अगर आपको क्या कहते हैं लाइसेंस को वापस करना है तो आपको फॉर्म X भरना होगा लाइसेंस ऑफिसर को। अब ये S वाला देखो, द एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाई अ डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक इन 5V। कह रहा है कि ये जो एप्लीकेशन आप लाइसेंसिंग ऑफिसर को देने जा रहे हैं कि आपको लाइसेंस वापस करना है, उसके साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन भी लगाना होगा कि कौन कौन सा सामान आपके पास है। तो स्वाभाविक है कि S1 के बाद S आ रहा है, तो क्या होगा S1 और S। अब S के बाद क्या आएगा, Q को देखो, कह रहा है इफ द लाइसेंसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड ही मे एक्सेप्ट द सरेंडर। कह रहा है कि अगर लाइसेंसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या होगा SQ। अब R को देखो, द लाइसेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्सेप्टेंस। कह रहा है जैसे ही लाइसेंसिंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करेगा उसी दिन से जो लाइसेंस है वो रद्द मान लिया जाएगा, SQR। अब P को देखो, दिस शैल नॉट इंटाइटल द लाइसेंसी टू एनी कंपनसेशन बाई वे ऑफ लाइसेंस फी इन एनी फॉर्म। कह रहा है कि जो उसने मतलब एक तरीके से लाइसेंस की जो फीस दी थी अब वो वापस कर रहा है उसको, तो किसी तरीके का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो क्या होगा लास्ट सेंटेंस हमारा P होगा। ये S1 हो गया। अब ये S6 आ जाएगा कि जो लाइसेंसी है वो मतलब एक तरीके से अपने पास जो उसके पास जो एंटीक्स हैं, उसके पास जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं, उसको वो दूसरे लाइसेंसी को दे सकता है या दूसरे म्यूजियम में दे सकता है। तो क्या होना चाहिए SQRP। क्या होगा ऑप्शन, SQPR नहीं SQRP, तो हमारा C आंसर होगा। अब ये 7th क्वेश्चन देखो, इम्प्रूव द अंडरलाइन बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बोल्ड पार्ट तो कहीं दिया नहीं, चलो इसको मान लेते हैं बिसाइड प्रिपेयरिंग, क्योंकि ऑप्शन में मुझे दिख रहा है बिसाइड्स है ना, बिसाइड प्रिपेयरिंग द एनुअल रिपोर्ट, इसको बोल्ड पार्ट मान लो, ठीक है। बिसाइड प्रिपेयरिंग द एनुअल रिपोर्ट शी ऑल्सो हैंडल्ड क्लाइंट प्रेजेंटेशन एंड फाइनेंशियल ऑडिट सिंगल हैंडेडली। कह रहा है कि एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करने के अलावा उसने क्लाइंट की जो प्रेजेंटेशन थी और फाइनेंशियल ऑडिट था उसको भी संभाल लिया। देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है, सबको समझ में आना चाहिए कि नेक्स्ट टू, आपके बगल में कोई चीज़ है, ठीक है, एकदम पास में। और बिसाइड्स का मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू या फिर along with, उसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिसाइड्स होना चाहिए। बिसाइड कुछ होता ही नहीं, बिसाइड ऑफ, इन बिसाइड ऑफ भी कुछ नहीं होता, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। तो होगा बिसाइड्स प्रिपेयरिंग द एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करने के अलावा शी ऑल्सो हैंडेड क्लाइंट प्रेजेंटेशन एंड फाइनेंशियल ऑडिट सिंगल हैंडेडली। तो डी हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन 8 देखो, ये क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड आई डिसाइडेड नॉट टू परचेज द हाउस बिकॉज इट वॉज नियर द रेलवे ट्रैक। उसने कहा था, अब कोट अनकोट वही जो बोल रहा है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं हाउस को परचेज नहीं करूंगा क्योंकि वो रेलवे ट्रैक के बहुत पास था। अब आई किस में चेंज होगा, ही में चेंज होगा।
ये ही सेड, उसने कहा था। अब कोई व्यक्ति मान लो कहते हैं जैसे ये श्याम हो गया और ये राम हो गया। अब श्याम जो है वो राम से कह रहा है कि उसने कहा था। अब उसने जो कहा था वो तो और पास्ट चला गया है, वैसे ही पहले ही पास्ट में था, अब और पास्ट चला गया तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि पास्ट से पहले पास्ट अगर हो जाए तो वहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। नॉट टू परचेज वैसे ही रहेगा, द हाउस वैसे ही रहेगा, बिकॉज इट वॉज नियर द रेलवे ट्रैक। अब यहाँ बताओ क्या यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा ये बताना। देखो यहाँ चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो जो हाउस था वो रेलवे ट्रैक के पास था, उसमें बहुत ज़्यादा पास्ट, और पास्ट का क्या मतलब है, उसने वहाँ पे एक फैक्ट था ना कि भाई जो घर है वो रेलवे ट्रैक के पास है। अब तुम उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाओगे, क्योंकि तुम्हें और पास्ट को ना करना है, वो एक फैक्ट है, पास्ट का फैक्ट है, अभी भी है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं, ही सेड दैट ही हैड डिसाइडेड नॉट टू परचेज द हाउस बिकॉज इट वॉज नियर द रेलवे ट्रैक। हाँ ये सही है। ही सेड दैट ही डिसाइडेड, तो डिसाइडेड नहीं होगा, ही हैड डिसाइडेड होगा। ही सेड दैट ही हैज डिसाइडेड, ये भी नहीं होगा। ही सेड दैट ही हैड डिसाइडेड नॉट टू परचेज द हाउस बिकॉज इट इज नियर द रेलवे ट्रैक, नहीं, इट वॉज नियर द ट्रैक। जब उसने बोला तो वो पास्ट में ही बोलेंगे इसको हम। तो यहाँ पे ए क्या होगा, हमारा आंसर ए होगा। अब ये 9th क्वेश्चन है, इसमें एरर देखो। द चेयरमैन आस्क्ड द सेक्रेटरी टू रिवर्ट बैक इमीडिएटली विद अ फाइनल कंक्लूजन ऑन द मैटर। तो चेयरमैन था, उन्होंने सेक्रेटरी से कहा था कि तुरंत लौट के आओ फाइनल कंक्लूजन के साथ इस मैटर के ऊपर, मतलब अपना फाइनल डिसीजन जो भी है इस मैटर के ऊपर उसको साथ तुरंत लौट के आओ, सो दैट द बोर्ड कुड रीच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, ताकि जो बोर्ड है वो एक तरीके से आपसी सहमति में पहुंच सके विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, बिना टाइम गवाए। कहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पे है रिवर्ट बैक में। रिवर्ट और बैक एक साथ यूज़ नहीं हो सकते, ये एक तरीके से सुपर फ्लॉज है, हम बैक को हटा देते हैं, मतलब वही निकलेगा टू रिवर्ट इमीडिएटली। तो दिक्कत कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, तो बी में प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन 10 है, इसमें क्या करना है, इम्प्रूव द अंडरलाइन बोर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बोर्ड पार्ट तो दिया नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन से। आउट ऑफ द ओल्ड बॉक्स, फ्रॉम विद इन द ओल्ड बॉक्स, आउट फ्रॉम द ओल्ड बॉक्स, ये यहाँ पे दिक्कत है। फ्रॉम द ओल्ड बॉक्स केप्ट इन द, ठीक है, इन द स्टोर रूम, ये बोल्ड पार्ट है, इसको हमें देखना है। ही कलेक्टेड वैल्यूएबल कॉइन्स, उसने एक महत्वपूर्ण जो बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले कॉइन्स थे उसको कलेक्ट किया। फ्रॉम द ओल्ड बॉक्स, ओल्ड बॉक्स से, केप्ट इन द स्टोर रूम, जो कि स्टोर रूम में रखा था, विच बिलोंग टू हिज ग्रैंडफादर, जो कि उसके ग्रैंडफादर का था, ठीक है। क्या दिक्कत है यहाँ पर, फ्रॉम द ओल्ड बॉक्स उतना सही नहीं है, ज़्यादा सही होगा आउट ऑफ द ओल्ड बॉक्स, क्योंकि जब वो कॉइन उस ओल्ड बॉक्स से निकाल रहा है ना, तो निकाल रहा है तो ज़्यादा सही क्या होगा, आउट ऑफ द ओल्ड बॉक्स केप्ट इन द स्टोर रूम। तो हमारा ए जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।